बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो पहला टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको उर्दू में कानून तजाज़ुब भी कहते हैं। न्यूटन का कानून तजाज़ुब। आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को बयान करता हूं। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। आइए इस फिगर को देखते हैं। ये दो स्फेरिकल बॉडीज हैं डिफरेंट मास के। एक m1 है, दूसरा m2 है। They are placed at a distance r। क्या मतलब? इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। इस स्टेटमेंट पे गौर करें। दो बातें हमारे सामने आती हैं कि जो फोर्स है दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मैसेज को बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, अगर हम उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे यानी बढ़ा देंगे तो फोर्स कम होगी। अगर हम डिस्टेंस इनके सेंटर्स के दरमियान r की बजाय 2r कर दें तो फोर्स का स्क्वायर अगर देखें तो 4r² है। तो फोर्स जो होगी 1/4 टाइम हो जाएगी। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इस स्क्वायर की वजह से 2 का r का स्क्वायर बन जाएगा 4r²। तो डिस्टेंस डबल करने से फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। इन दोनों को कंबाइन करें। F is directly proportional to m1 m2, inversely proportional to the square of distance। इसकी जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी G m1 m2 over r²। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहां पर एक तो लोग अक्सर गलती करते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की जगह प्लस माइनस में फर्क करते हैं, यानी प्लस वाले को माइनस लिख देते हैं, माइनस को, क्योंकि रट्टा सिस्टम होता है। अजीज तलबा, अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें, कांस्टेंट G की हमने यूनिट बतानी है तो उस यूनिट को फाइंड करने के लिए अक्सर मैं बताया करता हूं कि उस कांस्टेंट वाले वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लिखें, यानी उस इक्वेशन की जिसमें कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड में लिखें।
बाकी जितने वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं, उसको दूसरी साइड पे ले जाएं। आर स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर यहां पर आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा और m1 m2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इसकी जो यूनिट बनेगी, न्यूटन फोर्स की यूनिट, डिस्टेंस की मीटर होती है, स्क्वायर की वजह से मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है केजी मास की यूनिट है, ये भी केजी है, ये भी केजी है, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है यूनिट फाइंड करने का तरीका। ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल है और ये जो फार्मूला है ये भी यूनिवर्सली यूज होता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जहां पे भी ग्रेविटेशन का जिक्र होगा, यहां पे ये फार्मूला वहां पे यूज हो जाएगा। तो अजीज तलबा, इसको एक दफा शॉर्टली दोबारा डिस्कस करता हूं। Everybody in the universe, every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance between their centers। कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.67 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये फार्मूला यूनिवर्सली वैलिड होता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स में, और हम इस फार्मूले को यूज करके वी कैन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैंने एब्रिविएशन पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ फील्ड। वो कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड उसे कहते हैं। हम इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि सिर्फ ये दो शॉर्ट से टॉपिक है। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन करने से पहले फील्ड को डिफाइन करते हैं। फील्ड क्या है? Field is the region or the space where a body feels the effect of another body। फर्ज करने एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है, या ये है या ये। अगर ये बॉडी इसके फील्ड को, इसके इफेक्ट को महसूस करता है, फेल्ट करता है, फील करता है, तो समझ ले ये उसके फील्ड में है। ये बॉडी इस बॉडी के फील्ड में है। अगर ये इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इसके फील्ड में। अगर ये लगा रहा है, ये भी इसके फील्ड में। अगर ये लगा रहा है, ये भी इसके फील्ड में। इसका मतलब क्या हो गया कि फील्ड क्या है, रीजन है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अराउंड, कि जहां तक कोई दूसरा बॉडी उसके इफेक्ट को फोर्स की फॉर्म में फील करता है। समझ आ रही है? तो फील्ड को हमने डिफाइन किया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है। अगर आ रही है तो आप मेरे साउंड के फील्ड के अंदर हैं, क्योंकि आपको मेरा साउंड का फील्ड आप पे इफेक्ट डाल रहा है। तो इसलिए अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि स्पेस
इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो प्लेस, वो जगह जहां तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी फोर्स को, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर रहा है। फील मीन वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो समझ ले उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है। उस इसी फील्ड के लिहाज से हम वेट को डिफाइन करते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पुल ऑफ द अर्थ, इज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। कि जमीन की अट्रैक्शन कितनी है किसी ऑब्जेक्ट पर, ये उसका वेट कहलाता है। सपोज एक 20 kg का नौजवान जमीन पर खड़ा है, एक 50 का खड़ा है। 50 वाले ऑब्जेक्ट पर जमीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगी क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, उसका मैस ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है जो वेट होता है वो होता है m/g, मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसे वेट कहते हैं। तो मैंने बात बयान कर रहा था ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ये है अट्रैक्शन है किसकी, किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जब वो उसके फील्ड में रखा है। The region around an object where it exerts its gravitational force on other object, exerts its gravitational force on other object, on other object। अब इसी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके इन ऑब्जेक्ट्स पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट पर कर रही थी वो डिस्कस करेंगे। अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कब होती जाएगी? सबसे पहले इसका फार्मूला F = G m1 m2। यहां पे था, यहां पे एक अर्थ है, अर्थ का मैस m और ऑब्जेक्ट का मैस स्मॉल है, तो फार्मूला क्या बन गया? G_m_e। m क्या है? मैस ऑफ अर्थ, और दूसरा कौन है? ऑब्जेक्ट है, उसका मैस m, और डिस्टेंस क्या है? r है, re। बेसिकली r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। बेसिकली ये अर्थ है, सपोज कर लें ये इसका सेंटर है, जो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस होता है वो है r। ये आपका एक और ऑब्जेक्ट पड़ा है m, ये आपका है मैस ऑफ अर्थ। दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस हमने लेना है, वो कितना है? r है। जैसे इधर सेंटर्स का डिस्टेंस कितना था? स्मॉल r। इधर सेंटर का डिस्टेंस कितना है दोनों के? re, रेडियस ऑफ अर्थ। इसलिए r की जगह r ही लगा दिया क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस r ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। हुई पहले वाली बात कि अगर आप जमीन से ऊपर चलते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर होती जाएगी, कम से कम होती जाएगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से बढ़ता जाएगा, ये देखें ये डिस्टेंस बढ़ गया है,
यहाँ पे जो फोर्स होगी कम लगेगी, बनिस्बत सब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर होती जाएगी। तो ये बात समझाने के बाद इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसकी हेडिंग है। हेडिंग की तरतीब रखनी है, ये 3 हेडिंग, ये हेडिंग नंबर 4 है। ये बेटा कौन सी हेडिंग बनाई है? इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए ये हमने बात बता दी है कि एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज होगी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसके लिहाज से एक हम नई टर्म एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा आखिरी हेडिंग है, ध्यान से सुनिए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसको कैसे डिफाइन करेंगे? GFS, टाइम बचाने के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स F डिवाइडेड बाय मास। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया है ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम क्या है? वेट है। तो लिहाजा आप ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह mg लगा सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वेट है। वेट क्या चीज है? पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। इसलिए mg डिवाइडेड बाय m। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? mm से कैंसिल हो जाएगा g। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यकीनन आपको समझ आ गया होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर वो फील्ड स्ट्रेंथ वो अलग बात है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग बात है, लिहाजा इसकी यूनिट अगर आ जाए, एक तो यूनिट आप यहां से लिख सकते हैं इस फार्मूले से, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन मास पर केजी, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगर बराबर है तो उसकी यूनिट वही है जो एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो इसलिए बेटा एक बार फिर सुनिए, ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन करने से पहले फील्ड का पता होना चाहिए। फील्ड क्या चीज है? रीजन है, स्पेस है, वेयर अ बॉडी फील्स इफेक्ट ऑफ अदर बॉडी। मैंने आपको पहले बता दिया। फर्स्ट कर इसी फिगर को देखें, अगर ये इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस कर रहा है तो समझ ले उसके फील्ड में है। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड है कि जहां तक अर्थ अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रही है। फिर उसके बाद फार्मूला समझा दिया मैंने आपको। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली रिलेशन है। और उसके बाद आखिरी हेडिंग है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ये दिया फिजियोग्राम
mm से कॉल्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अल्लाह हाफिज बेटा। नेक्स्ट